नमस्ते। स्कूल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक बताने जा रहा हूं जो कंपटीशन एग्ज़ाम में पॉलिटिकल साइंस से संबंधित क्वेश्चन होते हैं और जो कि आपके काम आएंगे। हर कोई भी कंपटीशन टेस्ट हो उसमें वो सभी क्वेश्चन काम आने वाले हैं। तो इसमें हम जो टॉपिक हम ले रहे हैं राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। तो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ हमारे सामने कब ये चुनौतियाँ आई? जब हमारा देश आज़ाद होता है। तो आज़ादी तो हमें प्राप्त कर ली, लेकिन सबसे पहले जो चुनौती थी वो थी शरणार्थियों की समस्या। शरणार्थियों की समस्या। दूसरी जो चुनौती थी वो थी हमारे सामने रियासतों का विलय। और तीसरी जो चुनौती थी हमारे सामने वो थी भौगोलिक समस्या। इनके ऊपर चर्चा करने से पहले हम बात करेंगे, थोड़ा सा आज़ादी से पहले की हम बात करेंगे कि हमारा देश जो है वो ब्रिटिश शासन का ग़ुलाम था और 190 सालों तक इसका ग़ुलाम रहा है। और इस 190 सालों तक भारत की जनता का शोषण हुआ है, भारत की जनता शोषित हुई है। और इसके बाद क्या होता है, जब शोषण हुआ, जनता में बगावत हुई, तो 1857 की क्रांति होती है। क्या होती है? 1857 की क्रांति होती है। तो 1857 की क्रांति के बाद जो शासन की बागडोर है वह ईस्ट इंडिया कंपनी से और ब्रिटिश जो सरकार है, ब्रिटेन की सरकार है, वो अपने हाथ में भारत का शासन ले लेती है। इसके बाद क्या होता है? 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना। 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना। और ये कांग्रेस की जो स्थापना है, कांग्रेस की स्थापना देश को आज़ाद कराने के लिए होती है। और इसमें सभी तबके के लोग होते हैं इसमें। और ये जो है, इन्होंने अपना जो आंदोलन, अपनी प्रक्रिया बैठ के शुरू की। तो इस प्रकार से जो है, इसके बाद कांग्रेस की स्थापना के बाद जो है देश में आंदोलनों का दौर शुरू होता है। तो मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा कि इस आंदोलनों के दौर में सबसे पहले जैसे महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने आंदोलन चलाया। तो जैसे जो चंपारण आंदोलन है, कई बार पूछा जाता है कि 1915 में जो है अहमदाबाद के जो मज़दूर थे जो मिल के, उनके लिए गांधी जी ने आंदोलन चलाया। और चंपारण में किसानों के लिए आंदोलन चलाया। इसके बाद जो है असहयोग आंदोलन होता है 1920 में। और 1920 में असहयोग आंदोलन, 1920 में असहयोग आंदोलन गांधी के द्वारा चलाया जाता है। क्यों चलाया गया ये असहयोग आंदोलन? क्योंकि 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था और इसलिए 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाने का फैसला लिया। यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ भारत में कोई किसी प्रकार की सहायता न देना, जो है छात्रों द्वारा स्कूल कॉलेजों को छोड़ा जाना, और इस प्रकार से किसी नौकरियों, जो सरकारी कर्मचारी थे वो नौकरी छोड़ रहे थे। ठीक है। इसके बाद में जब ये आंदोलन चल रहा था, अपने चरम सीमा पर था, 1922 में गांधी जी ने एक घटनाक्रम हुआ, चौरी चौरा कांड। इसके अंतर्गत क्या होता है, उत्तर प्रदेश के एक नगर है चौरी चौरा, वहाँ पर एक पुलिस चौकी को आग लगा दी गई और जिसमें कि 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। इससे क्षुब्ध होकर के गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इसके बाद में 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन।
गांधी जी के द्वारा चलाया जाता है। नमक के ऊपर टैक्स था, विस्तार से हम बताएंगे फिर आपको। इसके 1930 में सविनय अवज्ञान आंदोलन चला और इसके बाद में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने क्यों चलाया? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम तो 1914 से 1918 तक हुआ था, लेकिन दूसरा जो विश्व युद्ध है वो 1939 से लेकर के 1945 तक चला था। ठीक है। और इस दौरान जो ब्रिटिश सरकार थी उसने एक वायदा किया था कांग्रेस को गांधी जी के आगे कि आप हमारा दूसरे विश्व युद्ध में सहयोग करिए और हम आपको आज़ाद कर देंगे, लेकिन वो मुकर गए इस बात से। तो इस प्रकार से गांधी जी ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। इसके बाद क्या होता है कि एक साइमन कमीशन गठित होता है और अंग्रेज़ों ने, जो ब्रिटिश सरकार थी, अब उन्होंने देखा कि शासन चलाना मुश्किल है इंडिया में, इसलिए इसको आज़ादी देनी ज़रूरी है। तो इसके लिए उन्होंने साइमन कमीशन गठित किया, साइमन कमीशन की नियुक्ति की। और उस साइमन कमीशन का काम था जो प्रक्रिया है जो आज़ादी की, उसको किस प्रकार से सत्ता का हस्तांतरण जो है ना भारतीयों को किया जाए। ठीक है। इसके बाद सत्ता हस्तांतरण के लिए जो प्रक्रिया शुरू हुई, उसके लिए लॉर्ड माउंटबेटन की नियुक्ति ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा की गई। उधर इंग्लैंड में इटली की सरकार थी, प्रधानमंत्री इटली थे। उन्होंने घोषणा की 20 फरवरी, मैं डेट लिख देता हूँ, 20 फरवरी 1947 को भारत को आज़ाद करने की घोषणा की ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने। ठीक है। अब इसके बाद 3 जून 1947 को आज़ादी की प्रक्रिया शुरू होती है। ठीक है। और ये जब घोषणा की थी 20 फरवरी 1947 को, तब जो है प्रधानमंत्री इटली ने कहा था कि जून 1948 तक हम भारत को आज़ाद कर देंगे, लेकिन वो प्रक्रिया हुई और 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ाद कर दिया। 15 अगस्त को ही देश को आज़ाद क्यों किया? क्योंकि 15 अगस्त के दिन ही दूसरे विश्व युद्ध में जो है इंग्लैंड की विजय प्राप्त हुई थी, जो है जापान और इटली की सेनाओं के ऊपर। इसलिए उन्होंने 15 अगस्त को ही देश को आज़ाद करने का फैसला किया। अब क्या होता है कि 1946 14 अगस्त 1946 कांग्रेस को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाता है। अंतरिम सरकार आप बनाइए, आइए। ठीक है। इससे क्या हुआ? मुस्लिम लीग नाराज़ हो गई, मुस्लिम लीग नाराज़ हो गई और फलस्वरूप देश में दंगे होने लगे। देश में जगह जगह लूटमार, लोग आपस में धर्म के आधार के ऊपर, सांप्रदायिक आधार पर हिंदू मुस्लिम झगड़ा होने लगा। अब जब सरकार के अंदर मुस्लिम लीग शामिल हो गई, लेकिन दंगे फिर भी नहीं थमे और इस प्रकार से 1947 में भारत और पाकिस्तान के रूप में 2 राष्ट्र बने। विभाजन जरूरी हो गया था, कंपलसरी हो गया था। ठीक है। और 1947 को जो अब आते हैं हम, जो चुनौतियां क्या थी? एक तो चुनौतियां थी पार्टीशन हो गया और पाकिस्तान से बहुत सारे जो हिंदू थे वो भारत आए लाखों की संख्या में, और भारत से इतनी ही संख्या में मुस्लिम पाकिस्तान गए। तब जो पाकिस्तान से जो शरणार्थी भारत आए थे, अब उनको कैसे बसाया जाए, उनका कैसे पुनर्वास किया जाए। ठीक है। ये एक समस्या थी। अब जितने भी ये जो शरणार्थी वहाँ से आए, तो जितने भी ज़्यादातर ट्रेन के ज़रिए भी आए हैं, पैदल भी आए हैं, अपने
जो दूसरे साधन हैं उनसे भी आए हैं, लेकिन इन्होंने जहाँ अधिकतर जो है जितने भी स्टेशन भारत के हैं वहाँ उन्होंने जो है अपने अपने कॉलोनियाँ बनाई। ठीक है, अब उनके पुनर्वास की समस्या भारत सरकार ने आरंभ की। अब सबसे जो बड़ी समस्या थी वो थी रियासतों का विलय। हमारा देश का जो निर्माण था आज़ादी से पहले, वो जो राज्य थे उनका जो निर्माण है अस्त व्यस्त ढंग से किया गया था। एक सही तरीके से एक अपनी वो एक उनकी प्रशासनिक सुविधा थी, अंग्रेज़ों की प्रशासनिक सुविधा थी। तो कांग्रेस ने एक वायदा किया था कि देश आज़ाद हो जाएगा तो भाषा के आधार पर हम राज्यों का गठन करेंगे। ठीक है, देश आज़ाद हो गया। अब लगभग रियासतों ने भारतीय संघ में अपने आप को शामिल कर दिया, और जिन रियासतों ने शामिल होने से इनकार कर दिया उनमें से कश्मीर रियासत, कश्मीर, दूसरा है जूनागढ़ रियासत, और तीसरी जो रियासत है वो थी हैदराबाद। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कश्मीर की। कश्मीर के जो शासक थे महाराजा हरि सिंह, उसने भारतीय संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया था, क्योंकि जब अंग्रेज़ों ने स्वतंत्रता अधिनियम बनाया तो उस समय उन्होंने जो रियासतें थी उनको आज़ाद कर दिया, और उनको ये अधिकार दिया गया कि आप पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, आप भारत में शामिल हो सकते हैं, और चाहे तो आप अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकते हैं। तो लगभग रियासतों ने भारत में शामिल कर दिया, और रियासतों के जो मंत्री थे और हमारे पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने ये काम जो है खूब बखूबी निभाया। और जो गृह मंत्रालय में जो सचिव थे वीपी मेनन, उनका भी एक अच्छा वीपी मेनन, उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान इसमें रहा है। तो कश्मीर के महाराजा ने उसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था भारतीय संघ में। तब क्या हुआ कि कश्मीर के जो कबीलाई थे उन्होंने कश्मीर के ऊपर अटैक कर दिया। कश्मीर के ऊपर अटैक करने से क्या हुआ, बहुत सारे कश्मीर के हिस्से को दबा लिया। तो ये फिर 22 तारीख को ये हमला कबीलाइयों द्वारा भारत पर कश्मीर पर किया गया। 24 तारीख को 24 अक्टूबर 1947 24 अक्टूबर 1947 को भारत सरकार से महाराजा हरि सिंह ने सहायता मांगी। तो भारत सरकार ने सहायता देने से इनकार कर दिया। तब जाकर के 26 तारीख को उन्होंने महाराजा हरि सिंह ने अपने आपको भारतीय संघ में शामिल होने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। तब भारतीय सेना ने हस्तक्षेप किया और जो है उनको वहाँ से खदेड़ा। उसके बाद मैं ज़्यादा विस्तार से इसमें कश्मीर के ऊपर नहीं जाऊँगा, ज़्यादा वक्त लग जाएगा। मैं जूनागढ़ रियासत के बारे में बता देता हूँ। जो जूनागढ़ का जो नवाब था महाबत खान था, क्या नाम था उसका, महाबत खान, इसने पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला किया। तो ये भारत को ये सही नहीं लगा, क्योंकि ये जूनागढ़ हमारा जो काठियावाड़ क्षेत्र से गुजरात से जुड़ा हुआ क्षेत्र था और पाकिस्तान का कोई भूभाग इससे लगता नहीं था। इसलिए जो है भारत ने जो है जूनागढ़ के पुलिस कार्रवाई करने का फैसला किया। और इसके बाद जो है उस भय से जो जूनागढ़ का जो नवाब था महाबत अली खान, वो परिवार सहित धन दौलत लेकर के कराची पाकिस्तान चला गया। ठीक है, इसके बाद एक छोटी सी सेना और एक प्रशासनिक अधिकारी की भारत सरकार ने वहाँ नियुक्ति भी की और लोकमत भी वहाँ करवाया। और जब जूनागढ़ में लोकमत करवाया तो पाकिस्तान के पक्ष में केवल 91 वोट पड़े थे, बाकी जनता ने जो है भारत के पक्ष में जाने के लिए फैसला किया। तीसरी जो रियासत थी हैदराबाद। हैदराबाद रियासत के जो नवाब थे, निज़ाम थे, उनको निज़ाम बोलते हैं, वो थे उस्मान अली खान।
और निज़ाम उस्मान अली खान विश्व के जो अमीर व्यक्ति उनमें उनका नाम आता था। तो उन्होंने जो है अपनी रियासत को आज़ाद करने का फ़ैसला किया और ये भारत के बीचों बीच एक बड़ा भूभाग था और 1,32,000 वर्ग किलोमीटर ये क्षेत्र था। ठीक है, हैदराबाद का कितना क्षेत्र था भारत के बीचों बीच, जिसमें महाराष्ट्र आते थे, कर्नाटक, तेलंगाना के हिस्से उसमें आते थे। तो इंग्लैंड और जो स्कॉटलैंड जो देश है उनका जो क्षेत्रफल है उससे भी ज़्यादा क्षेत्रफल हैदराबाद का पड़ता था। अब इसी प्रकार क्या भारत सरकार और हैदराबाद के निज़ाम के बीच 1 साल के लिए एक यथास्थिति बनाए रखने के लिए एक समझौता हुआ था। ठीक है, उस समझौते के अंतर्गत भाई एक दूसरे का सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करेंगे, जो भी उस समय उनका जो एक कंप्रोमाइज़ जो उन्होंने किया आपस में। ठीक है, इसके बाद हैदराबाद को निज़ाम था उस्मान अली खान, उसके जो रजाकार जो उसके सुरक्षा बल थे उनको रजाकार कहा जाता था। तो उन्होंने जो है वहाँ की जनता पर अत्याचार शुरू कर दिए और ये भारत ये नहीं देख सकता था। तो भारत ने अपनी सेना का प्रवेश उसमें हैदराबाद में करवाया और हैदराबाद के रजाकार जो सैनिक बल था उसके खिलाफ़ भारतीय सेना ने कार्रवाई की और इस प्रकार से जल्दी ही हैदराबाद के निज़ाम ने सरेंडर कर दिया और इस प्रकार से हैदराबाद को भी भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। अब इन रियासतों के मिलने के बाद मैं थोड़ा और भी जो क्षेत्र थे, जैसे पांडिचेरी है, चंद्रनगर है, वो उन पर अभी भी माहे है, अभी भी उनके ऊपर जो है किसका अधिकार था, फ्रांस के उपनिवेश थे वो। तो अब भारत सरकार और फ्रांस के बीच एक समझौते के तहत उनको भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। चंद्रनगर को बाद में पश्चिम बंगाल में मिला लिया गया। अब इसके बाद जो पुर्तगाल के जो अधीन भारत में जो क्षेत्र थे वो गोवा था, दादरा नगर हवेली थी, ये पुर्तगाल के अधीन ये क्षेत्र आते थे। तो अब इसके बाद जो गोवा 18 दिसंबर 1961, ये तारीखें आप याद, तारीखों का बहुत महत्व होता है। 18 दिसंबर 1961 18 दिसंबर 1961 के दिन एक पुलिस कार्रवाई करके, आपका ये बल प्रयोग करके पुर्तगालियों के खिलाफ़ गोवा को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। और इस प्रकार से जो पुर्तगाली सैनिक थे 3000 के लगभग युद्धबंदी बनाए गए और बाद में भारत के द्वारा वो छोड़ दिए गए। एक संयुक्त राष्ट्र संघ के जो नियम होते हैं उसके तहत एक समझौता हुआ भारत और पुर्तगाल के बीच और इस प्रकार से ये रियासतों की समस्या को हल किया गया। ठीक है, अब भौगोलिक समस्या क्या थी कि पाकिस्तान 2 बने थे, एक पूर्वी पाकिस्तान जिसको आज हम बांग्लादेश कहते हैं और एक पश्चिमी पाकिस्तान वर्तमान में जो पाकिस्तान है। अब उनके बीच का जो क्षेत्र है वो भारत पड़ता था। अब उनके बीच भौगोलिक दूरी थी, भारत उनका आपस में आना, पूर्वी पाकिस्तान का और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच सड़क मार्ग रास्ता देना, ये काफ़ी समस्याएं थी। ये भारत के में जो है बाधा उत्पन्न करने वाली बात थी। लेकिन वो बाद में 1971 में एक आज़ाद मुल्क बन गया बांग्लादेश के रूप में। चलो वो भी समस्या दूर हो गई। अब जो समस्या थी कि देश आज़ाद होने के बाद में जो राज्य हमारे देश के बने, तो वो राज्य थे कि कांग्रेस ने जैसे कहा था कि आज़ादी के बाद हम जो है भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करेंगे। ठीक है, तो अब आंदोलन होने लगे, एक समिति बनाई गई, भाषा समिति बनाई गई। उस भाषा समिति ने जो है अपना फैसला दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण न किया जाए, क्योंकि एक डर था हमारे नेताओं को। क्या डर था
कि जैसे धर्म के आधार पर दो देश बन गए, कहीं भाषा के आधार पर और देश का विभाजन ना हो जाए। तो इस प्रकार से जो है आंदोलन होने लगे। इसके बाद आंदोलन का सिलसिला चलने लगा, अलग आंध्र बनने के लिए आंदोलन चलने लगा। तो इस प्रकार से फिर सरकार ने क्या किया, एक आयोग बनाया, एक भाषा आयोग बनाया और राज्य भाषा आयोग बनाया और उसके आधार पर सिफारिश की कि राज्यों का जो निर्माण है भाषा के आधार पर किया जाए। तो इसके लिए राज्य आयोग बनाया और 1953 में, ये तारीख आप याद रखें, 1953 में क्या बना था, राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है। अब 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना था, जिसके तहत राज्यों का निर्माण किया जाना था। और इस अधिनियम के तहत देश में 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने, एक प्रशासनिक सुविधा के लिए। और ये एक अच्छी जो है आगे देश में बढ़ने की, एक विकास की ओर जाने का, एक लोगों को संगठित करने का, एक एकता का भाव पैदा करने का की ओर एक अच्छा कदम था। ठीक है। और अब तो आप सब जानते हैं कि 28 राज्य हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले क्या था, 29 राज्य थे, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों जो है केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। इसके बाद में जो केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है वो तो 9 हो गई और राज्यों की संख्या 28 हो गई। ठीक है। और इस प्रकार से जो भाषा की समस्या थी, एक 1963 में मैं आपको बता दूं, राजभाषा अधिनियम बना था 1963 ईस्वी में। राजभाषा अधिनियम बना, लेकिन दक्षिण के जो राज्य थे उन्होंने जो है ऐतराज़ किया कि आप इसको राजभाषा नहीं बना सकते। तो फिर उनके ऐतराज़ करने के बाद जो हमारे प्रधानमंत्री थे, जो भी इंदिरा गांधी थी या मोरारजी देसाई थे, उन्होंने इसको एक संपर्क भाषा बना दिया। जो कोई भी पत्र है, सरकारी काम है, वो अंग्रेजी में होगा, वहाँ की स्थानीय भाषा में होगा। और 22 भाषाओं को इस अधिनियम के तहत मान्यता दी गई है। 22 भाषाएं इस देश में बोली जाती हैं और उन सरकारी क्षेत्र के हिसाब से उनका जो सरकारी जो काम होता है, जैसे पंजाब है, मैं उदाहरण आपको दूं, पंजाब में अंग्रेजी में भी काम होता है और पंजाब में पंजाबी भाषा में भी काम होता है, क्योंकि पंजाबी भाषा को मान्यता है पंजाब में। और हमारे हरियाणा की तो कोई अलग भाषा नहीं है, हरियाणवी भाषा नहीं, एक बोली है और हमारी हरियाणा की भाषा हिंदी है। तो इस प्रकार से समस्याओं का निदान किया गया। इनमें जो तारीखें जो मैंने बताई हैं, आप इनको याद रखें। ये अक्सर जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये चीज़ें सब पूछी जाती हैं। तो अगले वीडियो में मैं फिर